स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको आप डीएसबी एमबी कहते हैं, उससे सारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ कि ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीटीई यूपी के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो जॉइंट हिंदूज़ में जो जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, जॉइंट फैमिली में जो बिजनेसेस होते हैं, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, द बिजनेस इज यूजुअली रन ऑन अ स्मॉल स्केल, द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस कैन नॉट बी enjoyed एज दिस may रेज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। तो ये पहला पॉइंट जो कहना चाह रहा है कि जो बिज़नेस है वो मेनली स्मॉल स्केल पे चलता है, आप उसको बड़े स्केल का जो बिज़नेस होता है उसके प्रॉफिट जो होते हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बड़े स्केल के बिज़नेस का फ़ायदा चाहते हैं तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट, कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है, जो कर्ता धर्ता जिसे आप इन शॉर्ट कहते हैं, हैज़ लिमिटेड अथॉरिटी टू रन द बिजनेस। उनके पास बहुत ही लिमिट में अथॉरिटी होती है कि वो बिज़नेस को चला सकते हैं। द इनिशिएटिव एंड सिंसियरिटी ऑफ यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैज़ नो प्लेस। मतलब कि जो अब यंग जनरेशन आ रही है, अगर उनकी सिंसियरिटी या फिर उनका कोई इनिशिएटिव या वो कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है जॉइंट फैमिली बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि जो करता है वो खुद को ही इम्पोर्टेंस देंगे, बाकी जो अब नए नए लोग आ रहे हैं, जो यंग फैमिली मेम्बर्स हो रहे हैं, उनकी बातों पे उतना गौर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, द लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेप्थ इज अनलिमिटेड, देयर आर नो चेक्स एंड कंट्रोल ऑन द सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर मतलब एकदम अकेला जो मालिक है। ठीक है, नो चेक्स एंड कंट्रोल्स ऑन द सोल प्रोपराइटर। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है, जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ कर्ता हैज़ लिमिटेड अथॉरिटी टू रन द बिजनेस, द इनिशिएटिव एंड सिंसियरिटी ऑफ यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैज़ नो प्लेस। क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो वो अपनी राय देंगे, XYZ अपनी राय देंगे, सब लोग अपनी अपनी राय देंगे। जो मेन काम कर रहा है उसकी जो आइडियाज़ हैं उसके पास अथॉरिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, कम होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसको कहेंगे आप? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट को, शेयर्स को, पब्लिक डिपॉजिट्स को, या सभी को? तो करेक्ट आंसर है इसका, शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ मेच्योरिटी एक्सीडिंग 1 year, such as bank loans, bonds, leasings and other forms of debt finance and public and private equity instrument। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा औजार जो आपके पास है और मैच्योरिटी होने के बाद ही आपको फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी अब कब होगी? हो सकता है 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, कभी भी। तो वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका शेयर्स अभी खरीदते हैं, मैच्योरिटी का वेट करते हैं, जब मैच्योर होता है तो फिर उसको सेल करते हैं जैसे ही प्राइस बढ़ता है, तो दैट में एक्सीड 6 years, 1 year और 2 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम टर्म फाइनेंस। अभी शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पता चल गया, अब मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होगा? कस्टमर एडवाइस, बैंक क्रेडिट्स, मॉर्टगेजेस, या कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर इज जो मॉर्टगेजेस होते हैं, दे आर द मीडियम टर्म फाइनेंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस अब हम करेंगे आगे के कुछ पार्ट्स में, ये पिछले साल के बीटी यूपी में पूछे गए हैं। हाँ, ऑप्शनल नहीं होता था, वहाँ थ्योरेटिकल होता था, लेकिन उसी में से एक्सट्रैक्ट करके ये कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है,
तो मीडियम टर्म फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंसिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 से 5 साल एंड इज़ यूज जनरली फॉर 2 रीजंस। तो देखिए मीडियम टर्म फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि 3 से 5 साल तक के लिए फाइनेंस देना, ठीक है। और ये जनरली 2 रीजंस की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। पहला, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द टाइम बीइंग, जब उस समय के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल ना मौजूद हो। और दूसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक एडवर्टीजमेंट्स आर मेड विच आर टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स। मतलब हो सकता है पहले से कोई कमिटमेंट कर दी गई हो, एडवर्टीजमेंट किया गया हो जिसमें लिखा रहा हो 3 से 5 साल, तो उस केस में मीडियम टर्म फाइनेंस जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इसको यूज़ करना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज मॉर्टगेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है अब? तो करेक्ट आंसर इज ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट जो होता है दे आर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। रेफर्स टू फाइनेंसिंग नीड्स फॉर अ स्मॉल पीरियड नॉर्मली लेस देन अ ईयर, ठीक है। 1 साल से भी कम का समय, ठीक है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इन बिजनेस इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज नॉर्मली नीडेड बिकॉज ऑफ अनइवन फ्लो ऑफ कैश इनटू द बिजनेस, द सीजनल पैटर्न ऑफ बिजनेस और एक्सेट्रा, ठीक है। अब आपको पता है कि बिजनेस में अनइवन कैश फ्लो होता है, आज नुकसान है कल फ़ायदा है, कल 100 रुपये मिलेगा अगले दिन 200 रुपये मिलेगा, तो इसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि फाइनेंसिंग का जो टाइम होता है वो 1 साल से भी कम होता है, ठीक। इसको हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कहते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मतलब काम करते समय आपने 1-2 लाख रुपए लगा दिया, अब आप वेट कीजिए थोड़ा सा, जब अगले के पास होगा तो वो आपको रिटर्न करेगा, जिसको आप पूंजी भी कहते हो। आप पूंजी कहते हो ना कि पूंजी लगा दी है, अब देखते हैं इतने महीने में कितना आता है, तो इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं, 1 साल से भी कम का समय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। तो जब बजट पेश किया जाता है तो बजट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस फॉर अ पीरियड, ठीक। तो ये बात तो सही है, किसी आपने देखा होगा ना सरकारें जब बजट पेश करती हैं तो क्या बताती हैं कि इस समय से इस समय तक कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना कमाया देश ने या कितना खर्च किया किसी ने, तो ये बजट में तो होता ही है। टू प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द टारगेट। अब अगला जो हमारा टारगेट है उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप लेना है, कितना अमाउंट देना है, ये सारी चीज़ें भी बजट में बताई जाती हैं, करेक्ट है। टू प्रोवाइड अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद दोज बजटेड एंड टू इंडिकेट कोर्स ऑफ करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। अब कंपैरिजन भी होता है कि हमने ये बोला था ऐसा हुआ और इसमें इस तरह से नहीं हो पाया, अब आगे हम क्या करें कि ये चीज़ें हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें भी बजट में डिस्कस होती हैं। तो करेक्ट आंसर इज आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब फ़ायदा क्या है कि लोग पार्टनर्स में बिजनेस करना प्रेफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म आप बना रहे हैं तो ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा, द पार्टनरशिप फर्म कैन रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस देन अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मतलब अकेले अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर हमने किसी अमुक आदमी को जोड़ लिया अपने संग तो हम दोनों मिल करके दुगना पैसा लगा सकते हैं, तो मतलब फाइनेंस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फर्म हैज़ लॉन्गर एग्जिस्टेंस एज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन पर्सन। अब जो भी फर्म है, जो भी बिजनेस है, उसका एक्सिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि अब कोई भी चीज़ एक आदमी पे डिपेंड नहीं कर रही है, 2 लोग हैं, अगर मुझसे नहीं होगा तो वो अमुक व्यक्ति संभाल लेगा, उनसे नहीं होगा तो मैं संभाल लूँगी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। तो सेल्समैन जो होते हैं उनके पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? तो ही शुड बी फ्लुएंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ही शुड ऑलवेज बी पोलाइट एंड कर्टियस वाइल डीलिंग विद द कस्टमर्स।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उनको हर लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेजेस उनको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो जो भी कस्टमर से डील कर रहे हैं उससे डीलिंग करते समय उनको पोलाइट होना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। ही शुड बी पर्सुएसिव, टैक्टफुल एंड कन्विंसिंग। टैक्टफुल, पर्सुएसिव मतलब जब जैसा ज़रूरत पड़े वैसे अपने आप को मोड़ के, वैसी टेक्निक लगा करके बस कन्विंस कर ले कस्टमर को, ऐसा। ही मस्ट पॉजेस गुड हेल्थ एंड साउंड फिजिक। अब वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ही मस्ट पॉजेस गुड हेल्थ एंड साउंड फिजिक। ठीक है, अगर वो फिज़िकली अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करें, अगर वो फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होंगे, उनका फिजिक्स ठीक नहीं होगा, तो वो कैसे दौड़ भाग करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज़ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। अब मेंटल क्वालिटीज़, मेंटली वो कैसे होने चाहिए? सिंसियर, डिपेंडेबल, कोऑपरेटिव एंड ऑनेस्ट, ये पहला है। नेक्स्ट, ही शुड बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल बायर। अब उनको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो देख के समझ जाएं कि आखिर ये जो सामने वाला जो चीज़ें खरीद रहा है इसको चाहिए क्या, क्या चीज़ें ये चाहता है, उसी हिसाब से हम अपनी टैक्टफुल टेक्निक्स लगा के उसको पेश कर दें। ही शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू हिज कस्टमर्स एंड रिजॉल्व देयर ऑब्जेक्शंस। अब उनके पास इतना धैर्य होना चाहिए कि वो जो कस्टमर है उसकी पूरी बात सुने और उसके लिए एज इट इज़ रिएक्ट करें। एंड ही मस्ट हैव गुड स्टैमिना, उनके पास स्टैमिना अच्छी खासी होनी चाहिए। तो मेंटल क्वालिटीज़ की स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेंटल क्वालिटीज़ जो है वो बी है, इंटेलिजेंट होने चाहिए और एनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल बायर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। तो एक सक्सेसफुल सेल्समैन की अब सोशली वो कैसा होना चाहिए, मेंटली देख लिया आपने, फिजिकली देख लिया, आप वो सोशली उन्हें कैसा होना चाहिए। ही शुड बी वेल ड्रेस्ड एज इट एड्स टू हिज चार्म। उनको अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि ये उनको चार्मिंग दिखाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ही मस्ट हैव द इमेजिनेशन टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कस्टमर। उनके पास ऐसा चीज़ होना चाहिए कि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके सोचें, कि इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखें और समझ जाएं। अ गुड सेल्समैन मस्ट हैव अ लाइकिंग फॉर पीपल एंड द एबिलिटी टू मिक्स विद देम। अच्छा, अब अच्छे सेल्समैन के पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो लोगों को पसंद करे और उनसे तुरंत मिक्स हो जाए, मिल जाए, घुल मिल जाए। अ गुड सेल्समैन मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक्स। तो सेलिंग टेक्निक्स की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक, सबसे बड़ी बात कि वो लोगों को पहचाने, जाने और उनको लोग पसंद हो, लोगों से मिलना जुलना पसंद हो, तभी वो जाएंगे और उनसे तुरंत मिक्सअप हो जाएंगे। तो दिस इज़ द सोशल क्वालिटी। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। तो जर्नल का सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर इज ई, जर्नल इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ द रूल ऑफ डबल एंट्री। ठीक है, अब रूल ऑफ डबल एंट्री क्या होता है? तो इन अ डबल एंट्री सिस्टम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ठीक है, अब रूल ऑफ डबल एंट्री क्या होता है कि कोई भी पैसा मान लीजिए हमने दिया, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैंने दिया तो हो सकता है ये मेरे लिए डेबिटेड हो, लेकिन किसी के लिए क्रेडिटेड हो सकता है। ठीक है, किसी ने मुझे दिया तो उनके लिए डेबिटेड होगा और मेरे लिए क्रेडिटेड होगा। तो ये कहना यही चाह रहे हैं कि किसी एक का डेबिट किसी दूसरे के लिए क्रेडिट होता है, किसी का क्रेडिट किसी दूसरे के लिए डेबिट होता है। तो मतलब जो जितने भी ट्रांजैक्शन है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड होने चाहिए? डेबिट्स और क्रेडिट के फॉर्म में। ठीक, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जर्नल का कि किसने दिया और किसको मिला, तो ये दो चीज़ें आराम से पता चल जाती हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो इसका एडवांटेज क्या होगा? तो इसका एडवांटेज ये होगा कि द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड ईजिली एंड कैन ऑल्सो बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विच अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। तो देखिए, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और उनको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये तुरंत हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, विच इज़ ओन जॉइंटली बाय ऑल इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब कि जितने भी उस कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं सबके पास क्या है, उस कंपनी के मालिकाना हक हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन बीटी यूपी के एग्ज़ाम में पिछले साल से कहीं ना कहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल से ही पूछे गए, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव्स देना, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। तो परपेचुअल मेथड का देखिए, बैलेंस ऑफ स्टॉक कैन बी नोन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो पूरे वर्ष भर में हमारे स्टॉक में कितना बैलेंस बचा हुआ है ये आसानी से पता चल सकता है परपेचुअल मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल से। इट इंश्योर्स अ रिलायबल चेकिंग ऑफ द स्टोर आइटम्स। स्टोर में कितनी चीज़ें हैं, कितनी नहीं है, कितना ख़त्म हो गया, ये आसानी से रिलायबिलिटी से चेक हो सकता है। अब ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग कैन बी अवॉइडेड। अब ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और एकदम ज़रूरत से कम भी ना हो जाए, अंडर स्टॉकिंग जिसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा अगर हम परपेचुअल मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल को अप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर स्टूडेंट्स आपको पता होगा क्या होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स मतलब एक छोटी सी ऐसी शॉप जिसमें आप जाइए और आप सारी चीज़ें खरीद के अपने बास्केट में रख लीजिए और जाके बिलिंग करा लीजिए। ठीक है, इसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कह देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये, इट कीप्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स दस ऑफरिंग अ गुड चॉइस टू कस्टमर व्हेन दे बाय द रिक्वायर्ड गुड्स। ठीक है, वही मैंने बताया कि इनके पास इतनी वेराइटीज़ होती हैं, इतने सामान होते हैं कि लोग अपनी इच्छा से जो उनको पसंद है वो निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सेलिएंट फीचर्स ऑफ मल्टीपल शॉप। तो मल्टीपल शॉप के सेलिएंट फीचर्स की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दे आर ग्रुप ऑफ शॉप्स इन द सेम ब्रांच ऑफ रिटेल ट्रेड। ठीक है, अब कोई रिटेलर है, कोई रिटेल ट्रेड मार्केट है, वहाँ पे क्या है कि जैसे कि आप घुस जाइए, मतलब आप चले जाइए बिजली मार्केट में, चले जाइए कहीं पे, या किसी फल की मार्केट में चले जाइए। ठीक है, तो अब वहाँ पे आपको सारे रिटेलर मिलेंगे, सारे रिटेलर हैं, लेकिन वही रिटेलर क्या है, उनकी एक ही आदमी नहीं बेच रहा होता है सब्जी, 10 ठो लोग बेच रहे होते हैं। तो ये है रिटेलर्स। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ शॉप्स इन द सेम ब्रांच ऑफ रिटेल ट्रेड। ठीक है, वो बेच किस फॉर्म में रहे, रिटेल के फॉर्म में ही भेज रहे हैं, मतलब फुटकर ही बेच रहे हैं, थोक में नहीं बेच रहे हैं। लेकिन अब वो फुटकर की दुकानें जो हैं वो एक ही दुकान नहीं है, 10 दुकान है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल शॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनालाइज द क्वालिटीज ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर। अब अप्रूव्ड सप्लायर क्या क्वालिटी होना चाहिए, द प्राइस इज़ लोवेस्ट और रीज़नेबल एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। जो भी दाम वो दे रहे हैं, अप्रूव्ड है मतलब जो भी दाम वो दे रहे हैं वो बाकी लोगों के कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में कम भी है और रीज़नेबल भी है, वाजिब। हैज़ अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट में उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन होनी चाहिए। साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज कैन सप्लाई द मटेरियल ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार पे भी वो मटेरियल को दे दें। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो अप्रूव्ड सप्लायर्स होते हैं उनके पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मेलिंग के थ्रू, इंटरनेट का ज़माना है आपको पता है, मेलिंग के थ्रू मेल करके जो भी बिज़नेस की लेन देन है वो हमने मेल करके ऑर्डर दिया, सामने वाले को मेल रिसीव हुआ, उन्होंने मेल से ही रिप्लाई दिया कि हाँ ऑर्डर रिसीव्ड, अब ऑर्डर डिस्पैच्ड हो गया, मेल से ही सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेल ऑर्डर सिस्टम। तो अब मेल ऑर्डर सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो भी कस्टमर्स रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ वाले कस्टमर्स या फिर रिमोट एरिया मतलब देश के रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो सकता है और उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल भी होगा। ठीक है, बार बार इधर उधर करने से अच्छा वो सिर्फ एक मेल करके अपनी चीज़ें, बातें, लेन देन सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन अ रूरल एरिया। अब रूरल एरिया, गांव में
आप दवा की दुकानें खोल रहे हैं, ड्रग स्टोर खोल रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है? तो करेक्ट आंसर है सी, पोटेंशियल कस्टमर्स कैन बी इजीली फाउंड आउट। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो आसानी से मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो अब इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी फॉलो कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना एक ही बार में मंगा लीजिए। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपने डिस्कस किया। इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस, कितना आया कितना गया, ये सारी चीज़ें। और सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स। तो ये सारी टेक्निक्स क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, recruitment is the scientific process of improving the knowledge and skill of the employee for performing a particular job। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो नियुक्ति होती है, रिक्रूटमेंट यानी कि नियुक्ति, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी पर्सन की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब इम्प्रूव करके वो जो भी ज़रूरत है वो जॉब करने के लिए उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो क्या रिक्रूटमेंट ये प्रोसेस होती है, ऐसा ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स। रिक्रूटमेंट ये कोई प्रोसेस नहीं है कि हम किसी बंदे को उस हिसाब से ट्रेंड कर लें जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसकी नॉलेज को उसे वैसा मॉडिफाई कर लें, उसकी स्किल्स को मॉडिफाई कर लें, ये रिक्रूटमेंट नहीं होता। रिक्रूटमेंट में तो हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं ना कि क्या हम नियुक्त कर सकते हैं इस बंदे को, इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, training is the process of exploring the source of supply of the required personnel and stimulating the prospective employees to apply for jobs in the organization। तो क्या ट्रेनिंग ऐसा होता है कि हम पेशेंट को, मतलब किसी बंदे को, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द रिक्वायर्ड पर्सनल एंड स्टिमुलेटिंग द prospective employees to apply for jobs in the organization। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग क्या ऐसी कुछ प्रोसेस होती है? तो आंसर इज़ फॉल्स। ट्रेनिंग ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। ट्रेनिंग ये होता है कि हम बंदे को अब जो उसका काम है उसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड करें, उनको कैसे वो काम करना है वो चीज़ें सिखाई जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स फॉर अकाउंट इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि जो अकाउंट बुक्स होती हैं वो बुक्स होती हैं जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, इसको हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज द फैसिलिटी टू ड्रॉ द चेक मोर देन द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, चेक को ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना आपके क्रेडिटेड में पड़ा हुआ है, जितने आपके अकाउंट में पड़ा है उससे दुगना आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रख करके। तो क्या कैश क्रेडिट फैसिलिटी कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है? तो करेक्ट आंसर इज़ फॉल्स। कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपके अकाउंट में जितना है उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, बस बशर्ते आपको कुछ रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी ये सब नहीं होता, ठीक। फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री बाय यूजिंग एनी टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ही होता है कि हम जो इन्वेंट्री है हमारी, जो डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हम इस तरह से मेंटेन करें कि हमें बार बार एक ही चीज़ का खर्च ना देना पड़े। जितना ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है उतना हम ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। इससे होगा क्या कि बार बार हमें डेबिट, बार बार क्रेडिट, ये सारी चीज़ें एंट्री करनी नहीं पड़ेंगी। अब इसके लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, EQM, इकोनॉमिक क्वांटिटी में जो भी है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप कुछ भी यूज़ करके बस इन्वेंट्री कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस इज रेसिड्यू इंसिडेंटली ऑब्टेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सरप्लस मतलब किसी चीज़ को पूरा यूज़ करने के बाद जो बचा, ठीक है, जो बचा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सरप्लस बचा हुआ रेसिड्यू होता है जो कि इंसिडेंटली ऑब्टेन्ड होता है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद। इट इज़ यूजुअली अ स्मॉल वैल्यू एंड इज़ रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग।
तो क्या ये कोई छोटी सी वैल्यू होती है जो कि बिना किसी प्रोसेस के रिकवर की जा सकती है? तो सरप्लस कुछ ऐसा होता है। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स। सरप्लस ये नहीं होता। सरप्लस मतलब होता है सारी चीज़ें यूज़ की उसके बाद जो बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड का मतलब ये होता है कि खरीदा बेचा या फिर कोई भी चीज़ों, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। ट्रेड मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज यूज टू डिनोट एस्टैब्लिश्ड कस्टमर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एज अ गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग क्या मतलब, अकाउंटिंग इज यूज्ड, अकाउंटिंग को हम यूज़ करते हैं टू डिनोट एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एज अ गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जो भी बहुत दिनों से चला आ रहा है, जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं या जो भी कस्टम्स चल रहे हैं, तो उसी को मेंटेन करते हुए अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना, इसको हम मतलब इस प्रोसेस में हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ फॉल्स। अकाउंटिंग मतलब ये नहीं होता कि जो चला आ रहा है उसी को फॉलो करते रहिए, ठीक है, उसी को डिनोट कीजिए, जो चल रहा है उसी को फॉलो कीजिए, उसी को डिनोट कीजिए और आप एक बढ़िया सा अकाउंट स्टेटमेंट बना दीजिए। नहीं, इसका मतलब अकाउंटिंग नहीं होता और अकाउंटिंग इसके लिए यूज़ भी नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर इज फॉल्स। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट मीन्स द नेसेसरी अजम्पशन और कंडीशन अपॉन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग्स के जो कन्वेंशन है, अकाउंटिंग जो आप जानते हो, इसका मतलब ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मतलब जो भी फर्दर जिस पे पूरी तरह से अकाउंटिंग बेस्ड है, मतलब एक ज़रूरी अजम्पशंस और कंडीशंस, ठीक है। मतलब ये कंडीशन, ये अजम्पशन ज़रूरी ही है, इसी पर अकाउंटिंग पूरी तरह से बेस्ड है, ठीक है। इसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं क्या? तो करेक्ट आंसर इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस इज़ द प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन बिजनेस रिक्वायर इट। तो फाइनेंस का मतलब ये होता है क्या कि जब भी ज़रूरत पड़े बिजनेस को उसी समय मनी मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। फाइनेंस का मतलब यही होता है, ठीक है, कि जब बिजनेस को ज़रूरत पड़े उस समय आपको फाइनेंस उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज द फैसिलिटी टू बोरो द मनी अप टू सर्टेन फिक्स लिमिट अगेंस्ट सम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और गारंटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें आप क्या, मनी जितना आपको पैसा चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप मतलब जितना आपके पास है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह, कुछ गारंटी दे करके आप मनी उतना ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लिमिट तक आप उतना मनी, आप कुछ बैंक लिमिट सेट की होंगी, उतनी लिमिट्स तक आप मनी ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपको कुछ सिक्योरिटी या फिर कुछ गारंटी रखना पड़ेगा। इसको आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कह सकते हैं क्या? तो करेक्ट आंसर इज़ फॉल्स। इसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं कहते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इज द प्रोसेस ऑफ इनकैशमेंट ऑफ कस्टमर्स बिल बिफोर दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। डिस्काउंटिंग मतलब कि पेमेंट करने से पहले जो भी कस्टमर का बिल आया है उसमें हम कैश लेने से पहले जो भी हम उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, इसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने 30 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस, पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस थे उनको भी कंपाइल किया है, ठीक। तो ये क्वेश्चंस आपके DSBM एग्जामिनेशन जो BT UP का होने वाला है उससे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।